तो वेलकम बैक टू एग्ज़ाम स्टडी क्लासेस। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के बारे में, और इंडियन पॉलिटी में भी फंडामेंटल राइट्स जो मूल अधिकार हमें प्राप्त हैं, मूल अधिकारों के बारे में आज चर्चा करेंगे। और इंडियन पॉलिटी में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मूल अधिकार। चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अपने हम ये टॉपिक है और इस टॉपिक को आज हम शुरू करते हैं। तो मूल अधिकारों के बारे में बात करेंगे आज, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। तो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, एमसीक्यू टाइप में होंगे और साथ ही साथ कुछ व्याख्या के साथ में। तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और साथ ही साथ लाइक और साथ में शेयर ज़रूर करें। देखिए, सबसे पहले हम मूल अधिकारों के बारे में बात कर लेते हैं। तो मूल अधिकार हमारे जो मूल अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से इनको लिया गया है। ठीक है, इतनी बात को याद रखेंगे, यूएसए के संविधान से इनको लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। ठीक है, ये देश की मूल विधि अर्थात संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, ये बात जरूर याद रखेंगे, नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और इसमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद, ठीक है, किस भाग में है? तो भाग 3 में है ये, और अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। ठीक है, किए गए थे, सेंटेंस पूरा पढ़ लें। लेकिन 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, ठीक है, इसके तहत जो अनुच्छेद 31 में वर्णित संपत्ति के मूल अधिकार, ठीक है, संपत्ति के जो मूल अधिकारों की जो श्रेणी थी, इसको मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर एक नया अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो अब पहले 7 मूल अधिकार थे, फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, तो एक इसमें से जो संपत्ति का अधिकार था, इसको फंडामेंटल राइट्स से हटा करके एक नए संविधान में डाल दिया और इसे एक विधायन कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बहुत जरूर बनता है। तो 12 से 35 तक हैं, तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 12 को देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 12 जो है, उसमें क्या है, जो मूल अधिकार है उनके बारे में परिभाषा दी गई है, उसकी परिभाषा दी गई है। जैसे लिखा है, अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया, जिसके अनुसार राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत राज्य के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय निकाय जैसे नगरपालिका, पंचायत, जिला बोर्ड, सुधार, न्यास और अन्य सभी निकाय जैसे वैधानिक हों या फिर गैर संवैधानिक प्राधिकरण हों, जैसे ओएनजीसी, शेल और एलआईसी, ये सब आते हैं। और अनुच्छेद 13 जो है, अनुच्छेद 13 के अनुसार जो मूल अधिकार हैं, ठीक है, इनमें कोई भी नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो 12 और अनुच्छेद 13 के बारे में हमने बात कर ली है। ठीक है, चलो आगे देखें। तो भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले बात करेंगे हम समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। इसको ज़रूर ध्यान रखें और अच्छे से इसको याद रखें, क्योंकि ये मैचिंग करने के लिए अक्सर ये पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अगर आपको मैचिंग के लिए दिया जाता है तो मौलिक कर्तव्य मौलिक जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं और डीपीएसपी हैं, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, यहाँ से हमें मैचिंग करने के लिए सवाल पेपर में देखने को मिलता है। तो ये हमें ज़रूर अच्छे से तैयार करने हैं। जैसे समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है और इसमें 5 अनुच्छेद हैं, और स्वतंत्रता का अधिकार जिसमें 19 से 22 तक हैं, और शोषण के विरुद्ध अधिकार
23 और 24 यानी कि 2 अनुच्छेद हैं इसमें केवल। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधित अधिकार हैं 29 से 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये अनुच्छेद 32 में है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वैसे सभी इम्पोर्टेंट हैं लेकिन इससे रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन किए गए हैं। तो ये अधिकार हैं हमारे मूल अधिकार हैं जो 12 से अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक हैं, लेकिन हमें 14 से लेकर के 32 तक हमें याद रखने हैं। ठीक है, तो चलिए फिर एमसीक्यू शुरू करते हैं इसके। तो एमसीक्यू में पहला सवाल है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो मौलिक अधिकार जो प्रदान किए गए हैं वो अनुच्छेद 12 यानी कि 12 से 35 तक हमें प्रदान किए गए हैं संविधान में। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो आपने भी टिक कर लिया होगा, वैसी बात नहीं है, आपने इतना तो आप जानते ही होंगे कि मूल अधिकार हमें कितने हैं और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वो वर्णित किए गए हैं। तो अनुच्छेद 12 से 35 तक इनको वर्णित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 मुख्यतः मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं जो कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? ठीक है, तो ये भाग 3 में है। जो मूल अधिकार हैं वो हमारे भाग 3 में है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर हम भाग भर लेते हैं भाग 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? जो मूलभूत अधिकार है, मतलब यहाँ इसको मूलभूत अधिकार का मतलब यही है फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार या फिर मूल अधिकार। और ये हमें लिए गए हैं कहाँ से? यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं? तो कितने मौलिक अधिकार हैं उल्लेखित हैं? ठीक है, तो यहाँ पर ना तो बात हुई है वर्तमान की, ना फिर लिखी गई है इसमें कि कितने मौलिक अधिकार थे। ठीक है, अगर मूल अधिकार यहाँ लिखा जाता कि कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं तो हमें केवल जो प्रेजेंट में है वो ये बताने हैं। अगर आता है कि पहले कितने थे तो वहाँ पर हमें देना है आंसर 7। तो अब हमें वर्तमान में प्रेजेंट में 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। 6 मौलिक अधिकार हैं जो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक दिए गए हैं। ठीक है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो वही प्रश्न है। तो मौलिक अधिकार प्रारंभ में पूछा है, पहले पूछा था कि अब कितने हैं, या तो प्रेजेंट में पूछा है, लेकिन कितने मौलिक अधिकार दिए थे? ठीक है, प्रारंभ में। तो पहले कितने थे? 7। ठीक है, तो पहले 7 मौलिक अधिकार थे। संविधान संशोधन हुआ 44वां अमेंडमेंट, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन हुआ, और जो 1978 में होता है। और इसमें से जो संपत्ति का अधिकार है, ठीक है, संपत्ति का अधिकार, इसे हटा दिया गया मौलिक अधिकारों से और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 ए या 300 के में इसको डाल दिया गया, एक नया अनुच्छेद इसको बना दिया गया 1978 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि, तो कौन सा महत्वपूर्ण तथ्य है इसमें? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है, संसद उनमें संशोधन नहीं कर सकती। बी है, वे निरपेक्ष एवं अमर्यादित होते हैं। ऑप्शन सी है, वे केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। और ऑप्शन नंबर डी, वे संसद तथा राज्य व्यवस्थापिकाओं की सामान्य विधायिनी शक्ति से ऊपर हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो क्वेश्चन नंबर 6, तो जो मौलिक भाग 3 है, जो हमें मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, इसके लिए क्या होगा कि इसमें संसद जो है संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये निरपेक्ष एवं अमर्यादित हैं, ये सही है। वे केवल नागरिकों को प्राप्त हैं और ये संसद और राज्य व्यवस्थापिका की सामान्य विधायिनी शक्ति से ऊपर हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संसद उनमें संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आप याद रखेंगे। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायी कार्यों के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है? तो न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति प्रदान करता है, तो मूल अधिकारों की जो परिभाषा दी गई वो अनुच्छेद 13 में दी गई है। तो वहीं से तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो अनुच्छेद 13 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा हमारा। तो अनुच्छेद 13 जो है ये क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को प्रदान करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो 8, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद समानता का अधिकार जो प्रदान किया गया है वो किस में किया गया है? देखिए, समानता का अधिकार के लिए सबसे पहले जो 14 से 18 के अनुच्छेद हैं उन्हें देखते हैं। तो 14 से 18 में हमें समानता के अधिकार दिए गए हैं, और अलग अलग इनकी बात कर लें तो अलग अलग में देखें तो 14 है। ठीक है, अनुच्छेद 14 है। तो अनुच्छेद 14 इसमें क्या है, विधि के समक्ष समानता है। ठीक है, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 देखें तो अनुच्छेद 15 में कि धर्म मूल और जाति, ठीक है, मूल और जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है ये। अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। ठीक है, लोक नियोजन के में मतलब अवसर की समानता भी हम इसे देख सकते हैं, अवसर की समानता जैसे हम लोक नियोजन में। ठीक है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता। ठीक है, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, का अंत। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। तो ये याद रखेंगे, उपाधियों का अंत। तो 14, 15, 16, 17 और 18 5 अनुच्छेद हैं जिसमें हमें समानता के अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो भारतीय संविधान में जैसा निहित है कि निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखिए, कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता मतलब अनुच्छेद 14 में है। ठीक है, अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में है, और सामाजिक समानता मतलब वही है इसमें, जैसे धर्म मूलवंश या जाति इनके आधार पर, तो यह अनुच्छेद 15 में है। लेकिन आर्थिक समानता का हमें कोई यहाँ पर जिक्र नहीं मिलता, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसके बारे में कोई समय समानता, कोई मौलिक अधिकार हमें प्रदान नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखें तो विधि के शासन का सार तत्व भारतीय संविधान में प्रदत्त निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से एक में पाया जाता है। विधि के शासन का, ठीक है, विधि के शासन का तो विधि के शासन का ऑप्शन नंबर ए है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार या समानता का अधिकार। तो विधि के शासन का सार्थ है कि विधि के समक्ष हमें जो समानता है वो किस में दिया गया है? विधि के समक्ष जो समानता है, कानून के समक्ष जो समानता में प्रदान की गई है, तो ये समानता के अधिकारों में है, जो अनुच्छेद 14 में इसको, ठीक है, आर्टिकल
14 में इसको बताया गया विधि के समक्ष समानता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, ठीक है, ये किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 32 है ये। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ठीक है, और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमारे सभी मूल अधिकारों में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है। तो विधि के समक्ष समानता से संबंधित है तो यही है इसमें। ठीक है, तो विधि के समक्ष समानता, तो विधि के जो समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये पीछे हम देख चुके हैं। इसमें संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समान संरक्षण के विषय में है, जिसका तात्पर्य है क्या, किसी को स्वैच्छिक रूप से जीवन से वंचित न करना। दूसरा कथन है न्यायपालिका तक पहुंचने का समान अधिकार। तीसरा है इसमें समान अपराध के लिए भिन्न अथवा उच्च दंड न दिया जाना, और कानून के समक्ष जाति अथवा वर्ग विशेष के व्यक्तियों का समान होना। तो इसमें कौन सा, तो कोर्ट के अनुसार हमें इसका आंसर देने, तो कानून के जो अनुच्छेद 14 है उसमें किस किस को कानून के समान जो संरक्षण है के विषय में इसका क्या तात्पर्य है, जो ऊपर हमारे जो कथन दिए गए, तो कौन कौन से कथन इसमें आते हैं। देखिए, किसी को स्वैच्छिक रूप से जीवन से वंचित करना, तो जीवन से वंचित करना तो ये हमारा किसी भी मौलिक विधि के समक्ष समानता तो दर्शाएगा ही नहीं है। ठीक है, न्यायपालिका तक पहुंचने का अधिकार, तो ये भी है, तो कानून के समक्ष समान संरक्षण मतलब विधि के समक्ष समानता। ठीक है, समान अपराध के लिए भिन्न तथा उच्च दंड न दिया जाना, ये भी इसी के अंतर्गत आएगा, और कानून के समक्ष जाति अथवा धर्म विशेष के व्यक्तियों का समान होना, ये भी हमारा विधि के समक्ष समानता के जो मूल अधिकार इसके अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर हमारे 2, 3 और 4 ये करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए हमारा गलत था, तो ए वाला ये हमारा खत्म हो जाएगा, ये हमारा खत्म और ये भी खत्म, तो हमारे पास बनता है निकल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही बनेगा, यही हमारे पास बचता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न कार्य आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है। तो भेदभाव से संबंधित है, कौन सा है ये, तो भेदभाव से मतलब हम किसी के साथ जो भेदभाव है, धर्म, जाति या जन्म स्थान के आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव का निषेध करता है, तो अनुच्छेद 15 है, आर्टिकल 15 है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। तो ऑप्शन ये अनुच्छेद 15 है, तो पीछे देख सकते, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 का उन्मूलन से संबंधित है, तो किससे, तो भारत का जो 17वां आर्टिकल जो 17 है ये किसके है, ये अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी का से रिलेटेड है, इनके अस्पृश्यता का अंत। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, बी यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, तो निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है। तो उपाधियों का अंत जो किया गया है वो किस अनुच्छेद में किया गया, तो अनुच्छेद आर्टिकल 18 में इसको दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, 51 तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें तो मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, मूल कर्तव्य हैं। अनुच्छेद 50 में क्या है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है इसमें। ठीक है, कार्यपालिका का न्यायपालिका, ठीक है, न्यायपालिका से पृथक्करण। ठीक है, और अनुच्छेद जो 32 है, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारे इसमें अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब अगर
हमारे किसी भी अधिकार का मौलिक अधिकार है उसका हमारा हनन होता है तो हम न्यायालय में जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 32 ये दर्शाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। किस प्रकार की समानता को भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 17 तथा 18 के द्वारा प्रदान करने का प्रयास किया है? तो 17 और 18 में देखिए, 17 में तो अस्पृश्यता और 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। लेकिन जो 17 और 18 यहाँ प्रश्न पूछा है, 17 और 18 किस के अंतर्गत आते हैं, कौन से हैं? तो हमें 14 से 18 तक जो दिए गए हैं वो कौन क्या दिया गया, वो दिया गया हमें समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार दिया गया है। तो समानता के अधिकार में कौन सा देखा, आर्थिक समानता तो इसमें नहीं होगा, राजनीतिक समानता धार्मिक में नहीं है और राजनीतिक में भी नहीं है, तो ये किसमें है, सामाजिक समानता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो हमें स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं? ठीक है, जिसमें क्या है, बोलने का अधिकार है, जैसे हमें बोलने का अधिकार है, या प्रेस। ठीक है, जो प्रेस से रिलेटेड जो अनुच्छेद है वो कौन सा है, 19 है। ठीक है, तो ये हमारे अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद किसमें है, 22। ठीक है, 19 से 22 के अंतर्गत इनको दिया गया है जो स्वतंत्रता के अधिकार हैं। ठीक है, अनुच्छेद 19 से 22। ठीक है, 19 से 22 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? तो प्रेस को जो स्वतंत्रता मिलती है वो किससे मिलती है? प्रेस से स्वतंत्रता मतलब वाक स्वतंत्रता। ठीक है, बोलने का अधिकार, वाक स्वतंत्रता, तो ये अनुच्छेद 19 में है। ठीक है, अनुच्छेद 19 में है, आर्टिकल 19 में है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, चलिए हाँ 19, भारत में प्रेस को आज़ादी प्रदान की गई है, किसके द्वारा प्रदान की गई है? ठीक है, वो दी गई हमारे विचारों के अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अपना भी आप टिक करें कि आप कितने प्रश्न हल कर रहे हैं इसमें, या आप कितने क्वेश्चन इसमें सही कर सकते हैं, तो और कमेंट में बताइए कि आप कितने प्रश्न सही किए उसने। तो क्वेश्चन नंबर 19 को 19 के बाद चलिए 20 प्रश्न देखें। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और प्रेस के स्वतंत्रता में सम्मिलित है। तो प्रेस की स्वतंत्रता में क्या क्या सम्मिलित है इसमें से? तो ऑप्शन तो कथन, पहला कथन है समाचार मुद्रित और प्रकाशित करने का अधिकार। ठीक है, तो ये प्रेस की स्वतंत्रता है। ठीक है, प्रेस में आते हैं ये तो मुद्रित सामग्री का वितरण एवं परिचालन, ये भी आते हैं इसी में। ठीक है, और तीसरा है सार्वजनिक मामलों की आलोचना, तो ये भी भाई जो प्रेस है, प्रेस को अधिकार दिए गए जो सामाजिक मामले हैं उनकी आलोचना करे। ठीक है, और मुद्रित मतलब वो चाहे किसी भी रूप में समाचार मुद्रित करे, चाहे मीडिया में हो, चाहे जिस तरह से टीवी पर या फिर समाचार पत्रों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से। ठीक है, तो इनका वितरण और इनका परिचालन करना, तो ये प्रेस के अंतर्गत ही आते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो सही आंसर क्या होगा? ठीक है, तो तीनों हम कथन जो है यहाँ पर प्रेस के स्वतंत्रता से ही, प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार के क्षेत्र में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1, 1, 2, 3 जो है ये हमारे तीनों कथन एकदम सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ए 1, 2 और 3 सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इस तरह के जो प्रश्न हैं वो कई बार पूछे जाते हैं और यहाँ पर हम उसका जवाब नहीं दे पाते। ठीक है,
तो यहाँ पर पूछा गया है कि इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट की जो पहुँच है वो सभी तक पहुँचे, तो इसका सर्वोच्च न्यायालय ने एक आर्टिकल के अंतर्गत बताया किया है कि इस वो हमारा एक मौलिक अधिकार है, ठीक है, मूल अधिकार है। तो किस में है, देखिए अनुच्छेद 17, 18 और 21 तो हमारे अलग हैं, लेकिन अनुच्छेद जो 19 है वो प्रेस की जो स्वतंत्रता है, बोलने की जो स्वतंत्रता है, जिस तरह से आज हम सोशल मीडिया पर फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये सब ये करते हैं, उस पर हम अपना कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो ये हमारा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही इसको एक मौलिक अधिकार में मौलिक अधिकार घोषित किया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार, मतलब पूरे देश में हम कहीं भी घूम सकते हैं, हमें आज़ादी है, घूमने का जो अधिकार है, तो ये अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो भाई हम घूम सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं अपने विचारों को, तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा, तो ये अनुच्छेद 19 यानी कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमें भारत में, ठीक है, भारत में आवागमन करना मतलब आना जाना, घूमना फिरना, ये सब आर्टिकल 19 में है। इंटरनेट की जो हमें मौलिक अधिकार के रूप में हमें जो बताया गया है, तो वही आर्टिकल 19 में है, ठीक है। बोलने का अधिकार है, हमें भाषण देने का अधिकार है, ठीक है, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित शामिल नहीं है, तो इसमें से क्या शामिल नहीं है, स्वतंत्रता का जो अधिकार है जो हमें दिया गया है, तो इसमें क्या शामिल नहीं है, ठीक है। संघ बनाने की स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता, मजदूर की समानता का अधिकार या उपयुक्त सभी, ठीक है। तो मजदूर की समानता का अधिकार या वाक स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, तो जो स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है, तो इसमें संघ बनाने का अधिकार भी है और वाक स्वतंत्रता भी है, हम बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मजदूर की समानता का अधिकार, ठीक है, ये हमारे इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा इसका, ठीक है। तो याद रखेंगे ऑप्शन मजदूर की समानता का जो अधिकार है वो स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है। बाकी संघ बनाने, हम संघ बना सकते हैं, कोई भी सोसाइटी, कोई भी ट्रस्ट, ठीक है, कोई भी यूनियन बना सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ए और बी यहाँ पर एकदम करेक्ट है, लेकिन सी इसका सही आंसर नहीं, सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए 23 के बाद में 24 नंबर देखें। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में उल्लेखित स्वतंत्रता के अधिकार को भारत के राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी, ठीक है। पीसीएस यूपीएससी में भी एक प्रश्न पूछा गया है ये, और ठीक है। तो 19 जो आर्टिकल 19 है उसमें जो हमारे स्वतंत्रता के जो अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं, तो राष्ट्रपति उन्हें निलंबित कर सकते हैं। तो कब कर सकते हैं भाई, जब भी वह चाहें, तो ऐसा तो कर नहीं सकते कि जब वो चाहें, जब उनके मन में आया तो तभी उनको सस्पेंड कर दें, तो ऐसा तो नहीं कर सकते। और अनुच्छेद 356 के अंतर्गत अधीन, ठीक है, अनुच्छेद 356 के अधीन, तो अनुच्छेद 356 में भी ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। और अनुच्छेद 360, ठीक है, अनुच्छेद 360 जो क्या है, वित्तीय आपातकाल है, लेकिन भारत में आज तक भारत में ये आज तक नहीं लगा है। तो और अनुच्छेद 352, ठीक है, अनुच्छेद 352 है या इसके अंतर्गत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अनुच्छेद 352 के अधीन, अगर अनुच्छेद 352 के अधीन ही राष्ट्रपति, ठीक है, जो स्वतंत्रता के अधिकार हैं उन्हें निलंबित कर सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 352 में क्या है, आपातकाल की घोषणा, ठीक है, ठीक है, जब तो ये आपातकाल है, ठीक है, ये आपातकाल नहीं सॉरी, ये नहीं, ये वाला, ठीक है, 352 इमरजेंसी के टाइम पर, ठीक है, इमरजेंसी के टाइम पर जो राष्ट्रपति हैं वो हमारे जो स्वतंत्रता के जो अधिकार हैं उन्हें निलंबित कर सकते हैं, ठीक है।
और अनुच्छेद 356, ठीक है, अनुच्छेद 356 में क्या है, अनुच्छेद 356 में क्या है, ये राष्ट्रपति शासन है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन। जब किसी राज्य का जो किसी राज्य में इस तरह की स्थिति पैदा हो जाए कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। और अनुच्छेद 360 जो है इसमें क्या है, ये वित्तीय आपात है, ठीक है, वित्तीय आपातकाल, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आपातकाल के समय जब इमरजेंसी होगी तभी स्वतंत्रता के जो अधिकार हैं इनको निलंबित कर सकते हैं राष्ट्रपति। अनुच्छेद 25, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 दफा दंडित नहीं किया जा सकता, इस सिद्धांत को वर्णित किया गया है किस में। भाई एक ही अपराध है, कोई भी व्यक्ति है और उसने एक अपराध किया है तो उसको 2 बार, ठीक है, 2 बार उसको सजा नहीं मिल सकती, सजा नहीं दे सकते। तो ये एक किस सिद्धांत को वर्णित करता है, तो कौन से सिद्धांत को इसमें ये वर्णित करता है। ठीक है, तो दो सिद्धि के जो संबंध में जो अपराध हैं, अपराधों के संरक्षण है, इसके अंतर्गत कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है 19(1)(f) में, या अनुच्छेद 20 क्लॉज 2 में, अनुच्छेद 22 में, या फिर अनुच्छेद 368 में। ठीक है, अनुच्छेद 368 की बात करें तो अनुच्छेद 368 जो है क्या है, तो इस संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया, ठीक है, जो अनुच्छेद 368 में है। और तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जो अनुच्छेद 20 है, ठीक है, अनुच्छेद 20 और उसका जो क्लॉज 2 है, ठीक है, 20 का जो क्लॉज 2 है उसमें कहा गया कि जो अगर कोई व्यक्ति है और उसने कोई एक अपराध किया तो उसे 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 20 का क्लॉज 2, ठीक है, इसके अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 368 तो संविधान संशोधन बताया आपको। ठीक है, अभी संविधान संशोधन की प्रक्रिया है इसमें। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 26 देखें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का वर्णन है। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो संरक्षण है वो किस अनुच्छेद में है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद है 21। ठीक है, अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 21 में बताया गया है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का वर्णन जो किया गया अनुच्छेद 21 में किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। चलो, तो 27 है, अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है। संपत्ति का अधिकार नहीं, समानता का अधिकार नहीं, भाषा का अधिकार, भाषण का नहीं, हमें क्या दिया गया, जीवन जीने का अधिकार। ठीक है, पूछा जाता है कि जीवन जीने का अधिकार या जीवित रहने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये आता है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, निजता का अधिकार किसके अधीन आता है। निजता का अधिकार जो होता है वो किसके अंतर्गत है, मतलब जो हमारी निजता है, हमारे जैसे जीवन का अधिकार है, या हमारे निजी जो पर्सनल, ठीक है, जो हमारी निजता है किसी तरह से, तो इसके संबंध में जो अनुच्छेद है वो कौन सा अनुच्छेद है जो इसको आर्टिकल करता है। ठीक है, तो अनुच्छेद जो 21 है, ठीक है, अनुच्छेद जो 21 है वही है इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो निजता का अधिकार किसके अधीन आता है, तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है। तो कौन सा अधिकार है ये। मूल अधिकार DPSP के सिद्धांतों में सम्मिलित है, या फिर संवैधानिक अधिकार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह एक मूल अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। इससे संबंधित जितने भी आर्टिकल्स होंगे वो हम आगे प्रश्न में देखेंगे। बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को जिस
संविधान संशोधन में प्रस्तावित किया गया था वह है। तो कौन सा? तो बच्चों को, यानी कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार दिया गया, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। और इसका जो अधिकार दिया था वो 2009, ठीक है, 2009 अधिकार अधिनियम बनाया था 2009 में। तो ये संशोधन में प्रस्तावित किया गया था किसके द्वारा? 83वां, 84, 85 या फिर 86वां, ठीक है। तो ये था 86वां संशोधन था। 86वें संशोधन के द्वारा, ठीक है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रस्तावित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से अतिलंबित करता होता है? ठीक है, जो श्रमिक हैं, श्रमिकों को अगर हम पर्याप्त मजदूरी नहीं देंगे तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा? तो ऑप्शन 14, 18, 14, 16, 18 या फिर 23, ठीक है। तो अनुच्छेद जो 23 है, ठीक है, अनुच्छेद 23 क्या कहता है? अनुच्छेद 23 कहता है बाल श्रम, ठीक है, बाल श्रम और मानव के दुर्व्यवहार, ठीक है, मानव के दुर्व्यापार, दुर्व्यवहार दुर्व्यापार है, इनकी मानव तस्करी, ठीक है, मानव तस्करी। तो इसका ये निषेध करता है अनुच्छेद 23। तो ये भी जो श्रमिक हैं, श्रमिकों को अगर हम पर्याप्त मजदूरी नहीं दिए जाएंगे तो क्या होगा? अनुच्छेद जो 23 है इसकी क्या होगी? इसको अतिलंघित, ठीक है। तो अनुच्छेद 23 सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का जो प्रतिषेध प्रदत्त किया गया है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत, ठीक है, अनुच्छेद 23 है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबर या श्रम या 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना एक अपराध है? मतलब जो बलात्श्रम है, मतलब बच्चों से हम श्रम नहीं करवा सकते, उन्हें किसी फैक्ट्री में नहीं रख सकते या उन्हें किसी कारखानों में, ठीक है, में हम नहीं रख सकते बाल श्रम, ठीक है, इनको। तो अनुच्छेद 24 है बच्चों के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या? मानव व्यापार, ठीक है, मानव व्यापार, मानव दुर्व्यापार नहीं का निषेध होगा, और बाल श्रम, ठीक है। तो ये किस अधिकार, कौन से अधिकार के किसके अधिकार किस में आता है? तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकारों में आता है, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है? क्या धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार है, या फिर राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन का अधिकार? तो नीचे दिए गए कोड से हमें सही आंसर करना होगा। तो कूट के आधार पर हमें इस प्रश्न का आंसर करना है। तो देखिए, धर्म प्रचार करने का अधिकार, ठीक है, तो धार्मिक जो स्वतंत्रता है उसके अंतर्गत दिया गया है ये। तो धर्म करने का प्रचार तो हमें है। तो ऑप्शन ए, मतलब एक कथन जिसमें हम उसको, तो एक इसमें भी है और इसमें है, लेकिन ये नहीं होंगे, ठीक है। चलिए एक बार और देखते हैं। तो सिखों को कृपाण धारण और रखने का अधिकार, जी ठीक है, तो ये भी किसके अंतर्गत आता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और राज्यों को धर्म सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, ये भी है। लेकिन जो फोर्थ है, धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन का अधिकार, तो ये इसमें अंतर्गत नहीं है, ठीक है। तो 1, 2 एंड 3 यहाँ पर सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, 50 के आसपास क्वेश्चन है, तो हमें थोड़ा तेज़ी से चलना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण जो है किस अनुच्छेद में है? तो अल्पसंख्यकों का है अनुच्छेद 29 में दिया गया है ये। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन करने का अधिकार देता है?
तो अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद है जो कि जो अल्पसंख्यक हैं वो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उनका मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 29 में तो उनके अधिकारों का, उनके हितों का संरक्षण है, लेकिन 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक जो हैं वो शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं, उनकी स्थापना कर सकते हैं, उनका प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए, कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा तो 1978 में होता है। कौन सा? तो इसमें क्या होता है, संपत्ति का जो अधिकार है उसे मूल अधिकार से हटाकर एक विधायी कानून बना दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार किससे संबंधित हैं? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार या राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत? तो भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों से। ठीक है, कि अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम कहाँ जा सकते हैं? हम कोर्ट जा सकते हैं, कोई भी रिट वहाँ पर हम कर सकते हैं। चलिए, 38 वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार संविधान का दिल या आत्मा कहा जाता है, कहा जा सकता है, कहा गया है? ठीक है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा जो अनुच्छेद 32 है, ठीक है, अनुच्छेद 32 है, धार्मिक संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, इसको कहा गया है संविधान की आत्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो कौन से मामले हैं जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकारिता में आते हैं? केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का प्रवर्तन है, संविधान के उल्लंघन में संरक्षण? तो कौन से हैं? तो केंद्र राज्यों के बीच जो विवाद है, ठीक है, तो कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता में आते हैं? ठीक है, तो मूल अधिकारों का जो प्रवर्तन है, ठीक है, मूल अधिकारों के बारे में बात हो रही है, तो मूल अधिकारों का जो प्रवर्तन है वो उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के क्षेत्र में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सीधा के पास जा सकता है? तो किसके पास जा सकता है भाई? मुख्यमंत्री के पास जा सकता? नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री के पास नहीं जाएगा, राज्यपाल के पास भी नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा वो? भारत के उच्चतम न्यायालय के पास। ठीक है, किसके? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। चलिए, क्वेश्चन नंबर 42, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकता है? तो कौन कर सकता है रिट जारी? तो रिट जारी करने का जो मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए जो रिट जो जारी की जा सकती है, कहाँ की जा सकती है? या तो उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है या फिर उच्च न्यायालय में। ठीक है, या तो सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में रिट जारी की जा सकती है, ये रिट जारी कर सकते हैं। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश, मतलब रिट्स यानी कि समादेश हैं? तो कितने तरह के हैं? तो ये हैं 5 तरह के। ठीक है, 5 हैं, 5 प्रकार के रिट हैं जो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के द्वारा की जा सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है? ठीक है, तो किसके आदेश? जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसको कह सकता है कि मुझे सामने यहाँ शरीर को मेरे सामने पेश किया जाए। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण होगा। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को जारी कर सकता है। ठीक है, किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 45 है, डैश है तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। तो कौन सी रिट इसमें जारी की जा सकती है? ठीक है, तो आदेश यहाँ पर क्या देखिए, अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को, अधिकार प्रभावित हो रहे हैं और वो क्या कर रहा है? वो पदाधिकारी है जो कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा। तो जो उच्च न्यायालय को लगता है तो ये जारी कर सकते हैं कौन सा? परम आदेश, कि तुम्हें क्या आदेश है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए, निम्न में से कौन सी रिट ऐसे जो केवल
किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है। तो सरकारी अधिकारी के पदाधिकारी जो है वो उसके विरुद्ध लाई जा सकती है, तो केवल परमादेश ही जो रिट है उसको लागू किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है, ठीक है, ध्यान से पढ़ना है, तो ऊपर की अदालतें हैं कि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, उसे ऐसा करने से रोकने के लिए कौन सी रिट जारी कर सकते हैं। तो उसे रिट जो जारी कर सकते हैं, कौन सी कर सकते हैं, तो प्रतिषेध रिट जारी कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एक बार दोबारा से रीड करेंगे तो आपको एक अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखें। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का वह रिट या आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, ठीक है, का वह रिट या आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लाया जाता है, ठीक है। तो परमादेश, अधिकार परीक्षा रिट, या फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण, या उत्प्रेषणा रिट। तो ए बी सी और डी में से कौन सा सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो सही आंसर होगा वो, तो उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वह रिट या आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है। तो उसका ये होगा अधिकार परीक्षा रिट, ठीक है, अधिकार परीक्षा रिट होगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखें। अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो अधिकार परीक्षा शब्द का जो अर्थ है मतलब ये है कि वो किस अधिकार से है, कि आप किस अधिकार से हो, ठीक है। तो किस अधिकार से, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 51 देखें। किसी मुकदमे से भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि मौलिक अधिकार संशोधित नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो कौन सा अधिकार था ये, कौन सा, ठीक है। तो गोलकनाथवाद, मिनर्वा मीलवाद, या केशवानंद भारतीवाद, या फिर भीम सिंह जी वाद, ठीक है। तो ये कौन सा वाद था जिसमें ये कहा गया था कि जो मौलिक अधिकार हैं उनमें वो संशोधित नहीं किए जा सकते। तो इस प्रश्न का जो जवाब केशवानंद भारतीवाद, ठीक है, केशवानंद भारतीवाद को लगा करके आप इस प्रश्न को जवाब गलत कर देंगे, ठीक है। क्योंकि केशवानंद भारती था वो एक अलग था, ठीक है, वो किसे उसके अंतर्गत तो मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। लेकिन ये यहाँ पर कहा गया कि जो मौलिक अधिकार हैं उनको संशोधित नहीं किया जा सकता। तो कौन सा था, ये गोलकनाथवाद था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ध्यान से प्रश्न को पढ़ करके जब आपको आसानी से जवाब देना है। तो किस वाद ने संसद में मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया था। तो कौन सा था, तो वो था जो मौलिक अधिकारों थे उनमें संशोधन का अधिकार दिया था संसद में, ठीक है। किस वाद में, तो ये था केशवानंद भारतीवाद, ठीक है, केशवानंद भारतीवाद, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मैंने कुछ सॉरी यहाँ मैं केशवानंद भारतीवाद बोला था, ये नहीं, ये थोड़ी जो मूल कर्तव्य थे वो स्वर्ण सिंह समिति थी, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति। तो ये थोड़ा सही कर लेंगे, फ्लो में बोल देते हैं, तो सॉरी फॉर दिस। चलिए तो ठीक है, तो यहाँ कर लेंगे, ये मूल कर्तव्य थे, मूल कर्तव्य इसमें जोड़े गए थे स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। मैंने स्वर्ण सिंह समिति समझा इसको, लेकिन वो केशवानंद भारतीवाद है। चलिए तो केशवानंद भारतीवाद है, इसमें क्या कहा गया था, मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार इसमें संसद में, ठीक है। तो 54 नंबर,
किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? तो कौन कौन से राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता? ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक प्रश्न दिया है, पीछे दिया था हमने। ठीक है, तो उसको आधार पर आप इसका प्रश्न का जवाब हमें कमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए है, तो इसका आप हमें नीचे कमेंट में इसका आंसर देंगे। ठीक है, चलिए, तो 54 नंबर का आप आंसर देंगे हमें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 55, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को नहीं है। ठीक है भाई, भारतीय जो लोग हैं, भारतीयों को तो वो प्राप्त हैं, लेकिन जो विदेशी हैं, जो गैर नागरिक हैं, उन्हें वो प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो भाषण एवं अभिव्यक्ति का अधिकार, ठीक है, यह है। कानून के समक्ष समानता, ठीक है, ये भी है। और अल्पसंख्यकों का अधिकार और जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। तो कौन से अधिकार इसमें देखिए, दो ऑप्शन है, तो सही आंसर इसमें क्या होगा? तो उन मौलिक अधिकारों को हमें इसमें से चुनना है जो भारत के जो नागरिक हैं उन्हें तो वो प्राप्त हैं, लेकिन गैर नागरिकों को वो प्राप्त नहीं है, गैर नागरिकों को के लिए नहीं है। तो भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, ये तो भारत किसे, केवल वो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो ए हमारा 1 और 2 में है, तो ए यहाँ से हमारे दोनों ऑप्शन कट होते हैं। और साथ ही कानून के समक्ष समानता, ठीक है, कानून के समक्ष समानता और अल्पसंख्यकों का अधिकार। तो अल्पसंख्यकों का अधिकार है, ये भी किसको, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, वे विदेशियों या गैर नागरिक जो हैं उनको ये प्राप्त नहीं है। तो 1 और 3 यहाँ पर सही आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये जो है, ये क्या है, ये केवल भारतीयों को प्राप्त हैं और गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है, भारत के नागरिकों को। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन ये भी यही है। तो 55 क्वेश्चन थे इसमें। ठीक है, और एक बार रिवाइज कर लें तो आपको एक आसानी से याद हो जाएंगे और तैयार कर लेंगे। ठीक है, और कोई भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं होगा। ठीक है, जितने भी मूल अधिकार हैं वो उन सभी के जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, वो सभी क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, आगे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में।